जोहार और आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे भाग 2 सीएनटी एक्ट, जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कहा जाता है। भाग 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है, इसको बनाने वाले कौन थे, इसके पीछे क्या कारण रहा था। आज हम लोग भाग 2 में यहाँ कितने प्रकार की भूमि थी और इसको बनाने में कितना समय लगा, किस प्रकार का संघर्ष हुआ और इस एक्ट के पीछे क्या कारण रहे थे, इन्हीं सब बातों को आज हम लोग देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड या छोटा नागपुर के सब लोगों को इस एक्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हम लोग शुरू करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का प्रारूप जर्मन कैथोलिक फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने किया था। सर्वप्रथम इसे 1910 ईस्वी में कलकत्ता के गजट समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय एवं 271 धाराएं हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य, इसके पीछे, इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे थे। पहला, भूमि संबंधी विवादों को खत्म करना। दूसरा, जनजातियों के विद्रोह को समाप्त करना। एक के बाद एक विद्रोह हो रहे थे और विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार को पता ही नहीं चल रहा था और बहुत बाद में पता चला कि विद्रोह का कारण उनकी भूमि था, उनकी भूमि जमींदारों के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा लूट लिया जाना। तीसरा, जनजातियों की भूमि पर मालिकाना हक दिलाना। तो ये 3 प्रमुख कारण रहे थे। आज स्वतंत्र भारत में सीएनटी एक्ट उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू सब डिवीजन एवं सभी अधिसूचित क्षेत्रों में लागू हैं। जहाँ कहीं भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में सीएनटी एक्ट लागू है और यह एक्ट भूमि से संबंधित एक्ट है। छोटा नागपुर सदियों से ही आदिवासियों का निवास स्थान रहा है। झारखंड को बसाने, यहाँ की भूमि को कृषि योग्य बनाने एवं आबाद करने में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ आदिकाल से ही मुंडा राजाओं, नागवंशी राजाओं, चेरो, खरवार, हो, संथाल, उरांव, रक्सेल की अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था रही थी। हमने पहले के क्लास में देख लिया है इनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था के बारे में। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके आप उसको देख सकते हैं। बाद में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, मारवाड़ी, मुसलमान एवं ईसाइयों के आगमन से यहाँ की सभ्यता संस्कृति को इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया। आदिकाल से यहाँ के रहने वाले गैर आदिवासी लोगों को सादान कहते हैं। सादान यहाँ के गैर आदिवासी मूल निवासी हैं। यहाँ के आदिवासियों एवं सादानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। इन्होंने बहुत परिश्रम से यहाँ के जंगल झाड़ को साफ कर एवं उबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर कृषि योग्य बनाया है। उनके बनाए गए खेतों को खूंटकटी भूमि कहते हैं। तो उनके आदिवासियों द्वारा बनाए गए खेत को खूंटकटी भूमि कहते हैं और उनका बसाया हुआ गांव खूंटकटी गांव कहलाता है। खूंट का शाब्दिक अर्थ है एक ही परिवार या वंश के लोग। मुंडा लोग अपनी बनाई हुई कृषि भूमि को खूंटकटी कहते हैं और उरांव लोग इसे भुइहर कहते हैं। मुंडा लोग इसे खूंटकटी कहते हैं और उरांव लोग भुइहर कहते हैं। मुंडाओं एवं उरांव के अंतिम राजा मदरा मुंडा थे। इसके बाद नागवंशी राजाओं का शासन शुरू होता है। इस तरह छोटा नागपुर में असल मायने में राजतंत्र का उदय हुआ। इसी काल में राजतंत्र का उदय होता है। अब यहाँ गैर आदिवासियों, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, सेठ, साहूकारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजाओं ने अपने उपयोग एवं विकास के लिए जिन भूमि का उपयोग किया उसे राजहंस भूमि कहते हैं। तो राजाओं के द्वारा उपयोग किए गए भूमि को राजहंस भूमि कहते हैं। हमने खूंटकटी और भुइहर भूमि देख लिया है और दूसरे तरह का भूमि है राजहंस भूमि। सदानों ने अपने उपयोग के लिए बंजर भूमि, परती भूमि एवं टाड़ भूमि को कोड़कर कृषि योग्य बनाया, अतः इसे कोड़कर भूमि कहते हैं। खोद कर बनाया, इसलिए इसे कोड़ना मतलब खोदना, इसलिए इसे कोड़कर भूमि कहते हैं। इसी प्रकार जमींदारों द्वारा बनाए गए भूमि को मझियस भूमि कहा जाता है। जिन भूमि को जमींदारों ने कृषि योग्य बनाया उसे मझियस भूमि कहा जाता है। और झगड़ा इन्हीं भूमियों को लेकर ब्रिटिश शासनकाल में
जनजातियों के साथ होता रहा है। आदिवासी एवं मूलवासी यहाँ राजाओं को किसी भी प्रकार का सालाना टैक्स नहीं देते थे। यहाँ नागवंशी राजा लोग थे, मुंडा राजा लोग थे, इन्होंने कभी प्रजा से टैक्स नहीं लिया, राजस्व नहीं लिया। नागवंशी राजाओं के शासनकाल में झारखंड में मुगलों का प्रवेश हुआ। यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश होता है, मुगल शासकों का। युद्ध में नागवंशी राजा हार गए और मुगलों ने वार्षिक नजराना एवं मालगुजारी देने के लिए नागवंशी राजाओं को विवश किया। फिर भी वर्षों तक नागवंशी राजाओं ने जनता से कर नहीं लिया, जनता से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया और अपने ही शाही खजानों से मुगलों को नजराना देते रहे। किंतु अधिक दिनों तक शाही खजाने से नजराना देना संभव नहीं हो पाया। अतः विवश होकर नागवंशी राजा अपने रैयतों से कर वसूलने लगे ताकि उस कर को मुगलों को नजराना के रूप में दिया जा सके। किंतु कर की वसूली नियमित नहीं थी उन दिनों, कभी कभी टैक्स लिया जाता था। कर की उगाही कभी कभार कर ली जाती थी, पर यह नियमित नहीं था। इसलिए इस काल में किसी तरह का जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अब छोटा नागपुर बिहार प्रांत का हिस्सा बन गया। फिर भी यहाँ की जनता से कर वसूलने में किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती एवं शारीरिक प्रताड़ना नहीं दिया जाता था। सन 1767 ईस्वी से 1837 ईस्वी के बीच जब छोटा नागपुर में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर वसूली को आवश्यक एवं नियमित बना दिया। यहाँ के कुछ भूभाग देसी राजाओं के अधीन थे और कुछ भूभाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। अतः जीते हुए छोटा नागपुर क्षेत्र को पटना काउंसिल के अधीन कर दिया गया और इसके प्रमुख अधिकारी मिलिट्री कलेक्टर जैकब कैमक को बनाया गया। फिर भी कर वसूली में अंग्रेजों को कोई खास सफलता नहीं मिली। यहाँ के आदिवासी कर देने में सक्षम नहीं थे। सन 1773 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ मिला दिया गया। मतलब छोटा नागपुर प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया ताकि सख्ती से शासन चलाया जा सके और कर वसूली नियमित रूप से ये लोग कर वसूल सके और सरकार का फायदा हो। सन 1787 ईस्वी में भूमि की नीलामी शुरू हुई। इस व्यवस्था के तहत कर नहीं देने वालों की भूमि छीन ली जाती थी और दूसरों को बेचकर सरकार मालगुजारी ले लेती थी। नीलामी के समय बहुत सारे सेठ, साहूकार, दलाल एवं महाजनों का झारखंड में प्रवेश हुआ। सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने छोटा नागपुर में जमींदारी व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था यहाँ के आदिवासियों के लिए एक भूचाल के समान था। आदिवासियों ने करो या मरो की नीति के तहत दिकुओं, राजाओं, जमींदारों, सेठ, साहूकारों, पुलिस एवं मिशनरियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इन्हें लगा कि ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं और आपस में ये लोग मिले हुए हैं, इसलिए इनके प्रति ये लोग उग्र हो गए और इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। सिंहभूम का ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो, खरवार, भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया, तमाड़, तिलका मांझी विद्रोह इसी काल में हुए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1799 ईस्वी में विनिमय 7 के द्वारा जमींदारों को लठायत रखने, किसानों को गिरफ्तार करने और नीलामी के अधिकार प्रदान किए। ऐसा होने पर जमींदारों का अधिकार बढ़ गया, पावर बढ़ गया। परिणाम स्वरूप 1800 से 1819 ईस्वी तक चेरो आंदोलन हुआ। 1820 से 1821 तक हो विद्रोह हुआ और 1831 से 1832 में कोल विद्रोह हुआ और 1832-33 इसी काल में भूमिज विद्रोह भी हुआ। सरकार ने मिलिट्री भेजकर ग्रामीणों को गिरफ्तार किया। गांव-गांव मिलिट्री गई और ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया, उन पर लठ चलाए, उनके गांव उजाड़ दिए गए और उनके घरों को जला दिया गया। ऐसा होने से आदिवासी अपना गांव छोड़कर जंगलों में भाग गए और दूसरे स्थान में शरण लिए। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और रामगढ़ जिला को समाप्त कर दिया, उसे भंग कर दिया और सन 1833 ईस्वी में नॉर्थ साउथ वेस्ट फ्रंटियर NWFA का निर्माण किया और इसका मुख्यालय किशनपुर
रांची को बनाया गया। रांची का पुराना नाम किशुनपुर है और किशुनपुर को बनाया गया। विल्किंसन को यहाँ का पदाधिकारी बनाया गया, इसलिए रांची को विल्किंसनगंज भी कहा जाता था। NWFA नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में 3 जिला रखे गए, लोहरदगा, मानभूम और हजारीबाग। 1837 ईस्वी में सिंहभूम को NWFA में शामिल किया गया एवं लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सन 1848 ईस्वी में संबलपुर को 5वां डिवीजन के रूप में NWFA में शामिल किया गया। इन सभी जिलों को नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया, नॉन रेगुलेटरी एरिया घोषित किया गया और कमिश्नर के अधीन कर दिया गया, यानी पहली बार कलेक्टर की नियुक्ति हुई। इसी समय सन 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह के बाद कोल आंदोलन के समय पुलिस या अत्याचार के डर से भागे हुए आदिवासी पुनः अपने गांव वापस आने लगे। इनके गांव वापस आने पर पता चला कि उनके जमीन को सेठ, साहूकार और जमींदारों ने हड़प लिया है और उन्होंने जब जमींदारों ने आदिवासियों को इनकी भूमि वापस करने से इनकार कर दिया, तब इनके खिलाफ सरदारों ने आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन 1858 से 1895 ईस्वी तक चला। इसके बाद लोकनाथ शाही ने एक सर्वे किया जिसे थाक सर्वेक्षण कहा जाता है। लोकनाथ शाही सर्वेक्षण को थाक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। इसके तहत आदिवासियों की लूटी हुई भूइहर या खूंट कटी भूमि को वापस करने का निर्णय लिया गया और उन्हें यह भूमि वापस कर दिया गया। सन 1869 ईस्वी में 1869 में छोटा नागपुर भूधात्री अधिनियम CNT एक्ट पारित किया गया। इसी बीच 1869 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशनरियों का आगमन हुआ। इन्होंने विद्रोह के कारणों, आदिवासियों की भूमि व्यवस्था, रहन सहन आदि का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस तरह लोकनाथ सर्वेक्षण के तहत सरदारों को भूइहर जमीन वापस कर दी गई, किंतु सरदार खुश नहीं थे। वे राजहंस और कोड़कर जमीन को भी वापस लेना चाहते थे। सन 1779 ईस्वी में 1779 में छोटा नागपुर जमींदार नामक एक काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। यह भी एक CNT था। इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारों को पट्टा देकर सुरक्षा देना, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके माध्यम से राजस्व मिलता रहे। आदिवासियों ने सभी जगह कोर्ट कचहरी, थाना, मिशनरियों से भी मदद की अर्जी विनती की, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। 1890 तक सरदारों को भू वापसी में किसी का साथ नहीं मिला। यहाँ तक कि इनके बीच रहने वाले मिशनरी भी इनकी भूमि वापस दिलाने में असफल रहे। विवश होकर सरदारों ने सभी गोरे लोगों को पुलिस, अंग्रेज, मिशनरी, सेठ, साहूकार एवं दिकू लोगों के प्रति उग्र हो गए और उन्हें मार भगाने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच सरदारी आंदोलन से प्रभावित होकर इस आंदोलन में बिरसा मुंडा उभर कर आते हैं। सन 1895 ईस्वी में उलगुलान महान क्रांति बिरसा मुंडा ने छेड़ दिया और स्वयं को सिंगबोंगा भगवान का अवतार बताया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। सन 1897 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। सरकार ने विद्रोह का दमन कर लिया। ठीक ऐसी ही परिस्थिति में रोमन कैथोलिक मिशनरियों का आगमन हुआ था। जर्मन कैथोलिक मिशनरी फादर होफमैन और बेल्जियम के कैथोलिक मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लीवंस आदिवासियों की भूमि वापस दिलाने के लिए सरकार से वकालत कर रहे थे। सन 1902 ईस्वी में फादर होफमैन ने आदिवासी भूमि के सर्वे की मांग की। 1903 ईस्वी तक सर्वे कर लिया गया। होफमैन ने CNT एक्ट का प्रारूप ब्लूप्रिंट तैयार किया। साथ ही आदिवासियों की खूंट कटी, रैयती, पहनाई, पुजार, राजहंस, कोड़कर भूमि, पत्थलगड़ी, ससंदरी आदि का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के कोर्ट में पेश किया।
इस कार्य में इन्हें सफलता मिली। उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने 11 नवंबर 1908 ईस्वी को इस एक्ट को लागू किया। इसलिए इस सीएनटी एक्ट को झारखंड का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इस तरह यह एक्ट एक महत्वपूर्ण एक्ट साबित हुआ जो आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए एक सेफ गार्ड के रूप में अभी भी लागू है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3-4 वीडियो तो अभी बनेंगे ही इस पर। थैंक यू।